इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की करीब 100 सीक्रेट फाइलों को मोदी सरकार सार्वजनिक करने जा रही है, लेकिन उन्हीं फाइलों में से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक 27 दिसंबर 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंग्लैंड का युद्ध अपराधी लिखा गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पंकज और अभी अभी आपने जो एक वीडियो क्लिप देखी वो आज तक की है। 23 जनवरी 2016 को सबसे तेज चैनल आज तक ने इसका प्रसारण किया था, जिसमें कहा गया था कि एक जबरदस्त खबर हाथ लगी है, जिसमें यह बताया गया है कि दरअसल जो नेहरू जी थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, वो सुभाष चंद्र बोस जो इस देश के बहुत बड़े नायक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको युद्ध अपराधी मानते थे। बात बेहद गंभीर है, पूरा देश सन्न रह गया और इस चैनल के मैनेजिंग एडिटर राहुल कंवल ने एक फोन दिया। इसके बाद इस चिट्ठी को जो सामने आई थी, जिस पर दस्तखत भी नहीं थे, उसके सही होने पर मुहर लगाई थी। क्या कहा था राहुल कंवल ने तब, आप खुद सुन लीजिए। और जानकारी के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी राहुल कंवल जुड़ गए हैं हमारे साथ। राहुल, कितना बड़ा खुलासा है ये, और अभी जब ये 100 फाइलें रिलीज होंगी उसके बाद तो और भी ऐसी कई जानकारियां सामने आएंगी। ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक सेट ऑफ करने वाला है, क्योंकि बहुत सालों से ये आरोप लगता रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस फैमिली ने, कांग्रेस पार्टी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो कंट्रीब्यूशन है उसको पूरा एक्नॉलेज नहीं किया। जिस कदर नेताजी ने भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की, हमेशा उसको अनदेखा किया गया। और अब इस सब के बीच में आज तक खबर मिली है कि 27 दिसंबर 1945 की एक चिट्ठी आज डिक्लासिफाई की जाने वाली है, जिसमें शिकायत करते हुए पंडित नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, आज़ादी से 2 साल पहले की बात है, लिख रहे हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को, जिसमें वो कह रहे हैं कि वॉर क्रिमिनल सुभाष चंद्र बोस, युद्ध अपराधी, भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक सुभाष चंद्र बोस को पंडित नेहरू एक वॉर क्रिमिनल कह रहे हैं, युद्ध अपराधी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो रूस में घुस गया है, स्टालिन उसकी मदद कर रहा है, आप इसके बारे में कुछ कीजिए, कुछ कार्रवाई कीजिए, स्टालिन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और नीचे लिखा है योर सिंसियरली जवाहरलाल नेहरू। अब यानी राहुल कंवल के मुताबिक देश में भूकंप आ गया, एक ऐसी खबर आ गई जिसने तमाम लोगों के उस शक पर मुहर लगा दी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस रूस में कहीं कैद हैं। आज 6 साल बाद जब हम 2023 में खड़े हैं, तो आप जानते हैं ये खबर पूरी तरह झूठी साबित हुई। दरअसल शुरू से ही, यानी 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में नेताजी के शहीद हो जाने के बाद से इस देश में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो ये मानने को तैयार नहीं थे कि नेताजी अब नहीं है, और ये बहुत स्वाभाविक था। उनके जैसा स्वतंत्रता सेनानी दूसरा कोई नहीं था जिसने सैन्य बल संगठित करके इस देश को आजाद कराने की कोशिश की, नारा दिया दिल्ली चलो, आजाद हिंद फौज का गठन किया, और उनका अचानक इस तरह से नहीं रहना, किसको उस पर यकीन होता, नहीं होता जब आपका कोई बहुत प्यारा इंसान अचानक चला जाए। लेकिन क्या इसका मतलब इस देश के दूसरे तमाम नेताओं को बदनाम करना, क्या यह जायज है? अफसोस कि जो इस देश में एक रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी है, आरएसएस, वो और उससे जुड़े तमाम संगठन रात दिन यही करते रहे और ये कहते रहे कि जब हमारी सरकार आएगी तो वो तमाम गोपनीय फाइलें सामने आएंगी जिनसे ये हकीकत भी सामने आएगी कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने सुभाष बोस की हकीकत को इस देश से छिपाया। और खुद प्रधानमंत्री ये बात कहते रहे, जोर शोर से ये बात उठी कि बस अब तो जो बोस फाइल्स हैं वो सामने आ जाएंगी। लेकिन जब बोस फाइल्स सामने आई तो पता चला कि हमारे देश के महान नेताओं की महानता के बारे में ये सिर्फ एक निचले दर्जे का घटिया सोच था, जिसको कि राहुल कंवल जैसे संपादक, मैनेजिंग एडिटर, तो वो मुहर लगा रहे थे। आज फेक न्यूज पर बात बहुत होती है, लेकिन तब जब राहुल कंवल ने ऐसा किया था तो कोई फर्क नहीं पड़ा।
आज भी राहुल कंवल अपनी जगह पर हैं, अपने जो उनका चैनल है उसके चहेते तो हैं ही, मैनेजिंग एडिटर तो हैं ही, प्रधानमंत्री के भी चहेते हैं, क्योंकि जो वो लोग चाहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस धारा से आते हैं, वो लोग जो चाहते थे उसको वो कर रहे थे, यानी कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र न सिर्फ खुद कर रहे थे बल्कि ऐसे सबूत भी गढ़ रहे थे। आज हमें सब पता है कि किस तरीके से यह सब झूठ साबित हुआ। यह सवाल हमें जरूर जानना चाहिए कि आखिर उन गोपनीय फाइलों में क्या था और आज उनकी चर्चा क्यों नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि उन गोपनीय फाइलों से कुछ ऐसा सामने आया जिससे पता चला कि पंडित नेहरू और कांग्रेस पार्टी दरअसल किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करती थी। दरअसल पंडित नेहरू ने बाकायदा एक ट्रस्ट बनाया था। वो ट्रस्ट बनाया जिसका मकसद था कि उसके पैसे से 2 लाख रुपए का ट्रस्ट था कि उसके पैसे से सुभाष चंद्र बोस के परिवार को, खासतौर पर उनकी बेटी के लालन पालन के लिए हर महीने 500 रुपए दिए जाए। हर महीने 500 रुपए, और 500 की रकम बहुत बड़ी रकम थी उस समय। बड़े बड़े कलेक्टर भी इतनी तनख्वाह नहीं पाते थे, आज की तरह नहीं है। यानी पूरा ख्याल रखा गया। 23 मई 1954 को पंडित नेहरू ने उस ट्रस्ट पर हस्ताक्षर किए। उनके साथ उसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बीसी रॉय भी ट्रस्टी थे। पंडित नेहरू ने लिखा है, डॉक्टर बीसी राय और मैंने आज वियना में सुभाष चंद्र बोस की बच्ची के लिए एक ट्रस्ट डीड पर हस्ताक्षर किए हैं। दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए मैंने उनकी मूल प्रति एआईसीसी को दे दी है। आइए जरा अब नेताजी के पारिवारिक जीवन पर एक मुख्तसर सी नजर डालते हैं। 1934 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इलाज के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचे थे, लेकिन इस बीच उन्होंने एक किताब लिखने का फैसला किया, द इंडियन स्ट्रगल, ताकि दुनिया को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानकारी हो जाए। और उनकी मदद के लिए उनके टाइपिस्ट बतौर चुनाव हुआ एमिली शेंकल का। हमारे इस महानायक के सीने में लेकिन एक दिल भी था, और शनय शनय एमिली शेंकल उनके करीब आती गई और 1937 में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद नेताजी भारत वापस आ गए, बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए स्वतंत्रता आंदोलन में, बहुत कम जा पाते थे वो ऑस्ट्रिया, मुलाकात कम होती थी, चिट्ठी पत्री से ही संबंध रहता था। बहरहाल कई बार गए भी, और 1942 में 29 नवंबर को अनीता बोस यानी उनकी एकमात्र संतान का जन्म हुआ। अनीता बोस अब जर्मनी में रहती हैं, प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, और उनकी एक शिकायत यह है कि आरएसएस जिस तरीके से नेताजी को और उनकी विरासत पर दावा करता है वो उनकी विचारधारा के बिल्कुल उलट है, क्योंकि नेताजी सच्चे मायने में मानवतावादी थे, सच्चे मायने में सेकुलर थे और समाजवादी थे, जबकि आरएसएस एक धार्मिक आधार पर राजनीति करता है जिसका नेताजी शुरू से विरोध करते आए थे। आइए अब जरा बात करते हैं कि आखिर नेताजी का कांग्रेस से विरोध क्या था और कांग्रेस ने नेताजी के साथ और उनके सपनों के साथ क्या किया। नेताजी और महात्मा गांधी के बीच मतभेद आए थे सामने, जब नेताजी कांग्रेस को एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में बदलना चाहते थे और चाहते थे कि अहिंसा के सिद्धांत को छोड़ दिया जाए। जाहिर है इस मुद्दे पर उनका टकराव हुआ, और जब 1938 में वो दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये मेरी हार है, क्योंकि वो वैचारिक रूप से कांग्रेस को जिस दिशा में ले जाना चाहते थे यानी सुभाष चंद्र बोस, उससे महात्मा गांधी ना इत्तेफाकी रखते थे। और तमाम लोगों ने, जो कांग्रेस कार्य समिति थी, उससे इस्तीफा दिया, जिसमें सरदार पटेल और उनके तमाम जो साथी थे, करीबी साथी थे, जिन्हें कांग्रेस के अंदर दक्षिणपंथी खेमे का माना जाता था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ध्यान रखिए कि पंडित नेहरू ने इस्तीफा नहीं दिया था। जिनसे मतभेद की बात सबसे ज्यादा की जाती है, दरअसल सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ये कांग्रेस के
ऐसे दो युवा नेता थे जिसके पीछे पूरे देश का नौजवान खड़ा था, और ये दोनों समाजवादी थे, चाहते थे देश में एक समाजवादी किस्म का शासन स्थापित करना। फिर सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज का गठन किया तो जो ब्रिगेड्स बनाई उनका नाम महात्मा गांधी के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, मौलाना आजाद के नाम पर और रानी झांसी के नाम पर रखा, यानी रानी झांसी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे कांग्रेस में ना रहे हों सुभाष चंद्र बोस, लेकिन वो अपने पिता तुल्य महात्मा गांधी के खिलाफ नहीं थे और न नेहरू के खिलाफ थे। और मैंने पिता तुल्य यूं ही नहीं कहा, हम में से बहुत से लोग इस बात को जानते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि और किसी ने नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, और तब दी थी जब वो रंगून में थे। उन्होंने अपने रेडियो प्रसारण में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नहीं कहा, बल्कि जब 1944 में जेल में रहते हुए कस्तूरबा गांधी का, यानी महात्मा गांधी की जो पत्नी थी, उनका निधन हुआ तो सुभाष चंद्र बोस बेहद दुखी हुए। उन्होंने जो शोक संदेश दिया उसमें कस्तूरबा गांधी को पूरे देश की मां कहा, यानी राष्ट्रमाता, और यह भी कहा कि उनका कत्ल हुआ है, वो लड़ते लड़ते शहीद हुई हैं, क्योंकि अंग्रेजों की जेल में लगातार उन पर जुल्म ढाए गए। अब सवाल है कि कांग्रेस ने और क्या क्या किया। सिर्फ ये नहीं कि उनके परिवार को आर्थिक मदद दी, बल्कि जब पंडित नेहरू ने पहला भाषण दिया जब देश आजाद हुआ, और जो आधी रात का बहुत मशहूर भाषण है, उसमें भी उन्होंने याद किया सुभाष चंद्र बोस को। और जब 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर झंडा फहराया गया, 16 अगस्त मैं जानबूझकर कह रहा हूं, कंफ्यूज मत होइए, 15 अगस्त को जो जश्न मना था वो पूरा इंडिया गेट से लेकर और राष्ट्रपति भवन जिसे हम आज कहते हैं उसके बीच में और पूरे देश में जाहिर है मनाया गया था। लेकिन 16 अगस्त 1947 को पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया गया, और उस समय जो आजाद हिंद फौज के तमाम अफसर और सिपाही थे वो साथ में गए नेहरू जी के, और एक तरह से नेहरू जी ने लाल किले पर तिरंगा फहराने का जो सुभाष चंद्र बोस का सपना था उसे पूरा किया। और ये अचानक ही नहीं किया, उसके पहले आपको जानना चाहिए कि जब लाल किले में आजाद हिंद फौज के फौजियों पर मुकदमा चला तो कौन लोग थे जो उन्हें बचाने के लिए सामने आए। जवाहरलाल नेहरू ने 3 दशक बाद, यानी 30 साल बाद वकीलों वाला काला कोट पहना, उनका मुकदमा लड़ा। भूलाबाई देसाई जैसे वकील भी साथ में थे, आसफ अली जैसे वकील भी साथ में थे। ये पूरा मुकदमा लड़ा, और उस समय जो आज आदर्श हैं आरएसएस के, सावरकर, वो भी बहुत बड़े बैरिस्टर थे, उनके पास भी डिग्री थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास भी कानून की डिग्री थी। इनमें से कोई सामने नहीं आया। कौन सामने आया? पंडित नेहरू सामने आए, कांग्रेस सामने आई। बाकायदा आजाद हिंद फौज के लिए एक डिफेंस कमेटी बनी जिसने पूरे देश में पैसा इकट्ठा किया इस मुकदमे को लड़ने के लिए। आजाद हिंद फौज के जो फौजी थे उनका सम्मान बहाल किया, उन्हें सेना में कमीशन दिया गया, सेना में शामिल किया गया, उनकी पेंशन दी गई, और तमाम जो भी उनकी सुविधाएं हो सकती थी, स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया गया उन्हें। और सबसे बड़ी बात, जो नारा था, यानी जय हिंद का जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, उस नारे को जितनी भी भारत की वर्दी वाली सेवाएं हैं, चाहे सेना हो चाहे पुलिस हो, उन सबके अभिवादन के लिए जय हिंद का चुनाव किया गया। जय हिंद वो शब्द है जो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और कहा था कि ये वो नारा है जो किसी भी एक धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है। और आप याद रखिए कि जब 3 जो उनके बड़े जो अफसर थे आजाद हिंद फौज के, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन और मेजर जनरल शहनवाज खान, पूरे देश में उस समय आवाज उठी थी जब इन पे मुकदमे चले कि लाल किले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लो, शहनवाज। इस नारे ने जो सांप्रदायिक एकता का संकल्प था
सुभाष चंद्र बोस को उसको मूर्त किया। उनके तीनों अफसर, एक सिख, एक हिंदू और एक मुस्लिम, और यही वो भारत चाहते थे सुभाष चंद्र बोस, जिसमें सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहे हैं, जो आरएसएस नहीं चाहता है। और इसलिए वो चाहता है कि तमाम हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं उनके मतभेद, उनके बीच मनभेद पैदा किया जाए, बताया जाए कि लोग एक दूसरे के विरोधी थे। अरे साहब, वो आज का जमाना नहीं था कि आज आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने की कल्पना नहीं कर सकते। उनकी पार्टी के लोग उस समय तमाम नेताओं के अपने विचार थे, आर्थिक प्रश्नों पर, सामाजिक प्रश्नों पर, और खुलकर वो उन पर लेख लिखते थे, किताबें लिखते थे। आपस में उनका जो विचार विनिमय है वो लगातार चलता था। उसको हम एक दूसरे के विरोध का प्रतीक हम नहीं मान सकते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। एक ऐसी कल्पना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, जिसको आज उलटने की कोशिश की जा रही है। और अफसोस की बात यह है कि यह सब सुभाष चंद्र बोस को अपना नायक बताते हुए किया जा रहा है। जिस तरह सरदार पटेल की विरासत को हड़पने की कोशिश की गई, वैसे ही अब सुभाष चंद्र बोस की विरासत को हड़पने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गोपनीय फाइलें अब हमेशा के लिए बहस से बाहर हो गई हैं, क्योंकि जितना आप हकीकत जानने की कोशिश करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का सपना एक ही था। दोनों एक समाजवादी और सेकुलर भारत चाहते थे। जिस संविधान में इन चीजों को दर्ज किया गया है, उस संविधान को उलटने की आज कोशिश आरएसएस बहुत तेजी से कर रहा है, और इस तरह से वो सुभाष चंद्र बोस के सपनों को भी मिटाने की कोशिश कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, और डॉक्टर पंकज स्पीक्स चैनल से जुड़िए। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लगातार ऐसे ऐतिहासिक मुद्दों पर और दूसरे जरूरी मुद्दों पर आपसे बात करते रहें। नमस्कार।